सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए, दिल्ली इस वक्त महिलाओं के लिए बहुत ही अनसेफ है। तो हमारी एक और सबसे बड़ी प्राथमिकता ये रहेगी कि महिलाएं किस तरीके से दिल्ली में सुरक्षित महसूस करें, चाहे वो अपने घर में या वो बाहर। रात में अगर 12 बजे भी किसी महिला को बाहर निकलना पड़े तो वो बेखौफ आज़ादी से निकल पाए, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। दिल्ली में हर दिन 5 रेप होते हैं, 12 मोलेस्टेशंस होते हैं, और ये तो दिल्ली पुलिस के आंकड़े हैं। ऐसी और कितनी महिलाएं होंगी जो कि हिम्मत नहीं जुटा पाती अपने साथ अपनी दुख भरी कहानी आगे सबके सामने लाने में। तो इन महिलाओं को किस तरीके से हम एक दिल्ली को रेप फ्री कैपिटल बना सकें और छेड़खानी मुक्त कैपिटल दिल्ली को बनाने में, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसके सिवाय रेप, एसिड अटैक, सेक्सुअल हैरेसमेंट वर्क प्लेस पे हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे कहीं पे भी हो, इसके लिए हमारी जीरो टॉलरेंस है। हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे इन केसेस पे, और हम इन विक्टिम्स के साथ हमेशा साथ रहेंगे। तीसरा ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि महिला का शरीर एक मंदिर होता है। फिर भी दिल्ली में बहुत ही शर्म की बात है कि जीबी रोड में खुलेआम वेश्यावृत्ति चल रही है, और एक तरीके से रोज यहाँ पे ये मंदिर तोड़े जा रहे हैं। तो हम केंद्र सरकार के साथ, राज्य सरकार, एलजी और ये पीड़ित महिलाओं और पुलिस के साथ मिलकर इस जटिल समस्या का कोई ना कोई हल निकालने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल्ली में ऐसी बहुत सारी महिलाएं हैं जो कि भीख मांग रही हैं, जो कि सड़क पे सोने के लिए मजबूर हैं, जो कि विकलांग हैं, जो कि वृद्ध हैं, जो कि एक तरीके से विधवा हैं, डिवोर्सी हैं। बहुत शोषित महिलाओं का एक बड़ा तबका दिल्ली में है। इन महिलाओं को किस तरीके से मूलभूत सुविधाएं मिलें, कैसे इनकी जिंदगी बेहतर हो, हम इसके लिए काम करेंगे। एक चीज जानना चाहूंगा, इसी ये जो मैंने आपसे पहला सवाल पूछा है, इसी की कड़ी में एक चीज जानना चाहूंगा। देखिए, पुलिस आपके अंडर में है नहीं, सरकार आपकी है। ऐसे में क्या फॉर्मूला है जो आप पहले अभी तक जैसे डीसीडब्ल्यू फंक्शन करता रहा है उससे आप क्या अलग करेंगे? क्या ऐसे सोशल सिक्योरिटी, बल्कि ये कहा जाए सोशल टीम्स तैयार की जाएंगी? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी है जिससे कि न सिर्फ सोशल अवेयरनेस हो, बल्कि सोसाइटी के लिहाज से एक लोगों के अंदर ये जागरूकता भी पैदा हो जाए कि हमें खुद भी क्राइम को रोकना है? आपकी बहुत सही बात है, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महिला आयोग को समाज के साथ भी मिलकर काम करना पड़ेगा, और हमने एक प्राथमिकता ये भी रखी है कि हम एक एक्शन ब्रिगेड बनाएंगे जिसमें हम लोग वॉलंटियर्स को एनलिस्ट करेंगे। और ये वॉलंटियर्स ज़रूरी नहीं सिर्फ महिलाएं हों, हम ऐसे पुरुषों को भी इन्वाइट करेंगे जो कि महिलाओं के सुरक्षा के और बाकी मुद्दों पर आगे बढ़ के काम करना चाहते हैं। एक चीज़ आपने पूछी कि किस तरीके से ये महिला आयोग अलग होगा, तो ये महिला आयोग, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि अब ये 4 कमरे की बस आयोग बन के नहीं रहेगा। हम लोग एक्चुअली में सड़क पे आपको महिलाओं के साथ महिलाओं के काम करते हुए दिखाई देंगे। दूसरी बात यह है कि मैं इसको किसी भी तरीके से एक राजनीतिक अखाड़ा नहीं बनने दूंगी। ना तो मैं खुद महिलाओं के मुद्दों पे राजनीति करूंगी, ना ही किसी और को करने दूंगी। स्वाति, लेकिन तो मैं ये आपसे राजनीतिक अखाड़ा ना बने, और किस तरीके से रियली में काम हो उसके ऊपर मैं काम। आपने जो पॉइंट रखा यहाँ पर एक्शन ब्रिगेड की जो आप बात कर रही है, वाकई में वो सराहनीय कदम होगा अगर ये ऐसा हो पाता है तो। लेकिन आपके पदभार संभालने के मौके पर ही दिल्ली में आनंद पर्वत मोहल्ले में एक बेटी को तड़पा कर मार दिया गया। आपके सीएम को मौके पर पहुंचने में 48 घंटे लग गए। आयोग के अध्यक्ष के तौर पर दिल्ली महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी कैसे दे पाएंगे आप? क्योंकि यहाँ पर हम एक और चीज़ देख रहे हैं, वहाँ के उस इलाके में जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। बताया ये जाता है कि वहाँ पे सीसीटीवी नहीं है, बताया ये जाता है वहाँ पर अक्सर ये सारी चीज़ें देखी गई कि स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्राइम वहाँ पर उस इलाके में बहुत होता आया है। क्योंकि अब हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, एक तरफ दिल्ली पुलिस है, दूसरी तरफ आपके पास संपूर्ण बहुमत है, आपके एमएलए हर जगह हैं, तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो भी कर सकते हैं। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे बिल्कुल मानती हूँ कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एलजी और पुलिस, इन चारों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और हर आदमी को, हर इंस्टीट्यूशन को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आनंद पर्वत में मैं भी गई थी। उस महिला के जो मतलब बच्ची, बहुत ही दर्दनाक वाकया है, और वो लोग बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं। और उनसे बात करके, उस पूरे मोहल्ले की महिलाओं से बात करके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि 2 साल से वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि किसी तरीके से इस बच्ची को बचा लो, और फिर भी इतनी बेरहमी से उसको कत्ल कर दिया जाता है, और वो भी फुल पब्लिक व्यू में। तो ये सिस्टम और सोसाइटी दोनों की
हत्या है, ये सिर्फ मीनाक्षी की हत्या नहीं है। और इस मुद्दे को लेकर हम लोग बहुत गंभीर हैं। हम लोगों ने सुबह आते ही एलजी से समय मांगा है कि हम ये मुद्दा और दिल्ली के ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पे हम लोगों ने एलजी से समय मांगा है, हम इस पे जाके उनसे डिस्कस करेंगे। एक सवाल यहाँ पर है और ये विपक्ष का बड़ा तीखा आरोप है, क्योंकि 2-3 सवाल ऐसे हैं जो विपक्ष ने खड़े किए और उसको लेकर क्लैरिटी अगर आपसे मिले तो ज़्यादा अच्छा होगा। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर यह आरोप लगा रहा है विपक्ष कि महिला आयोग के अध्यक्ष के चयन में उन्होंने कोई पारदर्शिता नहीं बरती, मतलब उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं 2006 से ज़मीन पे काम कर रही हूँ। 2006 में मैंने अपनी एक मोटी सैलरी की नौकरी छोड़ के, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, नौकरी छोड़ के मैंने ज़मीन पे काम करना शुरू करा। मैंने झुग्गियों में काम करा है, मैंने बिहार में काम करा है, मैंने गाँव में काम करा है और रियली में काम करा है। राशन के मुद्दे पे काम करा है, सूचना के अधिकार के मुद्दे पे काम करा है, महिलाओं के एम्पावरमेंट के ऊपर काम करा है, मोहल्ला सभाएँ कराई हैं, दिल्ली में गली गली में जा के काम करा है मैंने। नेशनल आरटीआई अवार्ड्स की मैं चेयरपर्सन थी। मैंने पूरी रिसर्च एक्सरसाइज, एक बहुत ही एक्सटेंसिव एक्सरसाइज थी, वो 1 साल तक मैंने लीड करी है। और अन्ना हजारे आंदोलन की सबसे यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर थी मैं। तो मैंने काफ़ी काम करा है और यंगेस्ट कोर कमेटी मेंबर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता, मैंने बहुत मेहनत करी होगी, तभी मुझे इस तरीके की लीड रोल मिला। बस इतना फ़र्क है कि मैंने कभी अपने काम का ढिंडोरा मीडिया में नहीं पीटा। तो आज कोई मुझे पहचानता नहीं। आज मेरी पहचान मेरे पति से हो जाती है, आज मेरी पहचान मेरे और रिश्तों से होती है, जो कि सही नहीं है। नहीं, और मैं इसके बारे में भी दोबारा बोलना चाहूंगी। एक सेकंड मुझे कंप्लीट करने का मौका दीजिए। मैं इसके बारे में भी बोलना चाहूंगी कि ये एक बहुत ही गलत और ये पुरुषवादी सोच और मानसिकता दर्शाता है कि क्योंकि मैं किसी की बीवी हूँ इसलिए मैं इस पोस्ट पे हूँ, या क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर, मतलब ये बिल्कुल सही नहीं है। इसको मैं ऑब्जेक्ट करती हूँ और ये नहीं होना चाहिए। और इसी मानसिकता को बदलने के लिए मैं 3 साल में यहाँ पे काम कर रही हूँ। 27 जो फर्स्ट टाइम एमपीज थे, एमएलएस थे 2014 में, आपने उनके साथ काम किया। सीएम का जो कंप्लेंट सेल है, आप उसके लिए भी काम करती आई हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि आपका एसोसिएशन आम आदमी पार्टी से काफ़ी ज़्यादा रहा है? आप मेंबर भले ही ना हो, लेकिन आपका एसोसिएशन काफ़ी रहा है और उससे जो न्यूट्रलिटी होती है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है। क्या मैंने कभी कोई पॉलिटिकल काम किया? क्या मैं कभी किसी पॉलिटिकल पद पे आई? क्या मैं आज किसी पॉलिटिकल पद को छोड़ के आ रही हूँ? नहीं करा। ग्रीवेंस सेल की जिम्मेदारी दी गई थी। ग्रीवेंस सेल की जिम्मेदारी शायद आप समझ सकते हैं कि कितना कठिन काम है। वहाँ पे रोज 200 कंप्लेंट्स आती हैं। पूरी जनता संवाद के, चीफ मिनिस्टर के जनता संवाद को मैंने अकेले हैंडल करा है। पूरी एक टीम सेटअप करी, वहाँ सारे ऑफिसर्स को बिठाया, उनकी अकाउंटेबिलिटी सेट करी। विद इन अ पीरियड ऑफ 3 months we were able to create a beautiful mechanism of solving grievances in जनता संवाद। एंड इस कारण से मुझे आज ये जिम्मेदारी दी गई है। और ये मैं किसी कोई पोस्ट नहीं मानती इसको कि ये कोई पोस्ट है, कोई प्लम रोल मेरे को दे दिया गया है। मुझे तो लगता है कि ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही गंभीर जिम्मेदारी है। और एक तरीके से मेरी तो रातों की नींद और दिन का चैन खत्म हो गया, क्योंकि 24 घंटे और 7 दिन मुझे काम करना पड़ेगा, तब जाके मैं कुछ यहाँ पे अचीव कर पाऊंगी। एक चीज समझना चाहता हूं मैं, महिला आयोग में सोमनाथ भारती की पत्नी गई और सोमनाथ भारती की पत्नी के उत्पीड़न में केस में ये केस वहां पर गया और उसके बाद आगे भी बढ़ा है। अब बात जब न्यूट्रलिटी की हो तो आपको लगता नहीं है कि आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी आ गई है? क्यों? क्योंकि आप जिस पार्टी से आपका ताल्लुक रहा है किसी ना किसी रूप में, उस पार्टी के ही एक बड़े नेता के केस है जो कि इसमें गया है। आपका क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए, महिला आयोग पूरी कोशिश करेगा कि लोगों के घर जुड़े, लेकिन अगर कोई भी, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, अगर किसी भी महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो उसे हम बख्शेंगे नहीं। ये मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से, पूरे होशो हवास से कह रही हूँ। यहाँ तक कि मेरे अगर अपने पति, जो मेरे लिए बहुत अजीज हैं, अगर वो भी कभी किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो मैं उन्हें भी माफ़ नहीं करूँगी। तो मैं इस पूरे पद की गरिमा समझती हूँ। मुझे लगता है ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है और ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जगह है महिलाओं के लिए सच में कुछ काम करने के लिए। और मैं यहाँ पे सच में काम करने आई हूँ। मैं यहाँ पे अगले 8 महीने में इतना काम करके आपको दिखाऊंगी जितना यहाँ पे 8 साल में नहीं हुआ। मेरे आपसे 2 सवाल हैं, 2 को एक में क्लब कर रहा हूँ। बहुत छोटा सा सवाल है, क्या आपको लगता है कि महिला आयोग के अध्यक्ष के लिए आपसे बेहतर कोई उम्मीदवार हो सकता था? और मेरा दूसरा सवाल इसके साथ जो है वो ये है कि आपका रोल मॉडल कौन?
देखिए बहुत महिलाएं हैं और बहुत ही अकम्पलिश्ड महिलाएं हैं। मैं ये बिल्कुल कतई नहीं कहूंगी कि आई वॉज द बेस्ट फॉर दिस रोल। दिस इज़ नॉट राइट। आई एम श्योर कि अगर ढूंढते तो मेरे से भी अच्छी हो सकता है, मिल जाती। बट मैं इतना कह सकती हूँ कि मेरे को ये जिम्मेदारी दी गई है और मैं बहुत ऑनेस्ट और पैशनेट लड़की हूँ और मैं पूरी मेहनत करूंगी कि दिल्ली की जनता को, दिल्ली की महिलाओं को हम उनके लिए कुछ अच्छा काम कर सकें। और आपका रोल और मॉडल? सेकंड सवाल मैं आपका भूल गई। आपका रोल मॉडल हाँ, कौन है? मेरे रोल मॉडल जी मेरा रोल मॉडल हर वो महिला है जो कि एक्चुअली लड़ती है अन्याय के खिलाफ। और मैं संतोष कोहली से बहुत प्रेरणा लेती हूँ। संतोष कोहली के बारे में शायद आपको पता होगा। संतोष कोहली ज़मीन पर रहकर उसने वो एक झुग्गी से बिलोंग करती थी और उसने पीडीएस के ऊपर और राशन के ऊपर, सूचना के अधिकार के ऊपर बहुत काम किया है और मैंने बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में उससे सीखा है। वो सिर्फ 10वीं पास थी और मैं कंप्यूटर इंजीनियर थी, पर जब मैं उससे पहली बार मिली तो मेरी ये सारी इंजीनियरिंग और सब कुछ रखी रह गई, बिकॉज आई थॉट दैट शी वॉज far more powerful as a woman that I was, and I have learned a lot from her and she is my role model.